तो अब ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दें आप, और आज हम करने वाले हैं पूरी प्रैक्टिस जी भर के। आइए, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं और उन दो वृत्तों पर ए बी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी है जिसके स्पर्श बिंदु ए और बी हैं। तो पी ए बी बराबर, अगर आपको 35 डिग्री दे रखा है तो ए पी बी बराबर ए बी पी कितना होगा? देखिए, तो यहां पर वही वाला केस आ गया आपका, जहां पर दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस तरह से बोला गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब बोला जा रहा है कि पी पर स्पर्श करते हैं, यानी कि ये आपका पी पॉइंट है। आपसे बोला जा रहा है कि एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, आपने बना दी, आपने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बना दी, तनिक भी संकोच नहीं किया, और इसको आपने बोल दिया ए बी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ऐसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है ए बी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, अनुस्पर्श रेखा, यानी कि आपके सामने कॉमन ट्रांसवर्स लाइन नहीं है, ये है ना, कॉमन अनुस्पर्श रेखा है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, और यहां पर आपको दे रखा है पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी, ये आपका 35 डिग्री है ना, ये 35 डिग्री है। तो आपको निकालना है ए बी पी, ए बी पी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। क्या होगा डियर बताओ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ? आपको पता है इस ट्राइंगल ए बी पी में आपके सामने जो ये एंगल होता है ए पी बी, ए पी बी, ये कितना होता है? हमेशा याद रखना कि दो स्पर्श बिंदुओं से इस कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट पर बनाया गया जो कोण होता है वह हमेशा 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया और ये 35 है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 125, और बचा हुआ कितना? 55, तो ये हो गया 55 डिग्री। तो याद रखना कि अगर किसी भी वृत्त में स्पर्श बिंदुओं से उनके कॉन्टेक्ट पॉइंट पर अगर दोनों लाइनों से मिलाया हुआ कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करके बताना, ठीक है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, यानी कि एक सर्किल मैंने बनाया जिसका मैंने सेंटर क्या कह दिया, जिसका केंद्र आपका ओ मैंने बना दिया। एक सर्किल है जिसका केंद्र ओ है, परस्पर काटने वाली रेखा ए एक्स तथा बी वाई को स्पर्श कर रहा है, यानी कि आपकी जो रेखाएं हैं ए एक्स तथा बी वाई को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है ये। और उस वृत्त की परिधि के सी बिंदु पर स्पर्श बिंदु ए और बी 65 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि यहां अगर स्पर्श बिंदु है, एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया सी, तो 65 डिग्री बनेगा। ये दिमाग चल गया मेरा कि भाई यहां आपका अगर स्पर्श बिंदु है तो यहां पर आपका एक सी पॉइंट है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपके एक एंगल बना रहे हैं ए सी बी, जो कि क्या है? 65 डिग्री है। यहां तक तो समझ में आ ही गया भाई, ये चीज तो क्लियर हो गई सर हमें। आइए, तो P उक्त दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी कि आपका P क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, यानी कि अगर आप इसकी एक स्पर्श रेखा डाल रहे हो यहां पर और एक स्पर्श रेखा ये आपकी आ रही है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने क्या कहा है? P कहा है, और स्पर्श रेखा को ए एक्स और बी वाई, ए एक्स और बी वाई। डायग्राम पूरा नीट एंड क्लीन बनाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपको समझ में आ सके। एपीओ का मान निकालना है, यानी कि इसका मान आपको निकालना है एपीओ का, ठीक है भाई। यानी कि ये मुझे इससे मिलाना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रही है ना बात। यानी कि अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं
एक तो ये बन गया हमारे सामने, ठीक है, और या इसको अगर हटा दो अभी तो कैसा रहे, एपीओ आपको निकालना है। तो समझते हैं चलो क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न। मैं इतना जानता हूं डियर स्टूडेंट कि अगर इस केंद्र से मैं यहां पर इस तरह से मिला दूं तो ये 90-90 डिग्री हो जाएगा क्या? ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और मैं ज्यादा संकोच नहीं करूंगा कि ये मेरे पास 130 हो गया, क्योंकि ये 65 है तो 130 हो गया AOB। मुझे APO निकालना है, यानी कि APO, इसको इससे मिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, APO क्या होगा? सब लोग जानते हो यार आप, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 130 होता है तो वो पूरा 50 हो जाएगा। और हमने यार खूब बताया है कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है आपस में, यानी कि ये भी 25 और ये भी 25। मजा आया डियर? बस सोच सोच का फर्क है, आप किस तरह से अपनी सोच को बढ़िया कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन काम है। ये 130 कैसे हुआ कि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर परिधि पर बना हुआ कोण दे रखा है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण दुगना हो जाता है। ये 130 है, ये दोनों 90-90 है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 50, क्योंकि आपका ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, 4 भुजाओं से बनी आकृति, 1 2 तीसरी और चौथी, ये 90-90 हो गया, तो ये दोनों 180 होने ही है। ये 130 है तो ये 50, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये 25 हो गया। आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, ये भी आपका बाइसेक्टर ही हो जाएगा, ये 25 और 90 उसी तरह से। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। कठिन नहीं लग रहा है ना इतना? आराम से कर सकते हो। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करके बताओ। ज्योमेट्री के कितने पार्ट आएंगे? शोभित शर्मा ये सोच के नहीं पढ़ाते कभी भी। मैं ये सोच के थोड़ी पढ़ा पा रहा हूं कि यार मुझे इतने ही पार्ट पढ़ाने हैं, ऐसा फिक्स नहीं रहता है, मेरा स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो कंटेंट है। जितना और भी क्वेश्चन आएंगे तो और भी होंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं कि कितना पार्ट होगा सर, कितने होंगे, ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है ये सेशंस, ये लाइव सेशंस हैं, जहां पर जब तक आपके लिए क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं कराता रहूंगा, मैं बनाता रहूंगा, आपको कराता रहूंगा, है ना डियर? तो ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि यार आज खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। आपको पता है ना कि टाइम जो लगता है वो रियल टाइम है, फिक्स नहीं है। चलिए इसको आंसर दीजिए। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ डियर होते हैं रजत, आराम से पढ़ सकते हैं, सीजीएल के लिए भी, है ना? सीजीएल आराम से फोड़ के आओगे। टाइम्स अप हो गया। आइए देखते हैं कि किस तरह से आप कर पाएंगे। √3+1 त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 की जीवा AB C1 के सकेंद्रित एक वृत्त C2 को स्पर्श करती है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। यदि C2 की त्रिज्या √3-1 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखूंगा, आइएगा, चलो एंजॉय करते हैं इस सेशन को। आइए, यहां पर मैंने एक सर्किल बनाया और बोल रखा है कि एक सकेंद्रीय वृत्त बनाना है, तो मैंने समकेंद्रीय वृत्त बना दिया एक, जिसके केंद्र सेम हो, इन दोनों का सेंटर एक ही है। अगर ऐसी बात है सर, तो यहां बोला जा रहा है कि ये एक कॉमन सेंटर है। √3+1 त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 की जीवा AB C1 के सकेंद्रित स्पर्श रेखा है, यानी कि वही वाली बात कह दी ना उसने, वही वाली बात कही है ना इसने भी, कि हाँ यार कि ये मैंने अगर यहां बना दो या यहां बना दो बात बराबर है। इसकी स्पर्श रेखा है AB, किसकी? C2 की। C2 को स्पर्श करती है, ये AB है, ये C2 है, ये C1 है, और आपको बोला गया है इस सेंटीमीटर वाले एक वृत्त C1 जीवा, C1 का रेडियस आपको दे रखा है √3+1। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पर ऐसा करता हूं कि भाई साहब कि ये मैंने इस केंद्र से यहां तक मिला दिया, तो ये √3+1 हो गया, है ना डियर, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया,
सिंपल लॉजिक लेके चल रहा हूं और कुछ नहीं है। अब ये कितना है, अगर ये ओ केंद्र मैंने मान लिया तो ओ भी आपकी रेडियस हो गई, ओ भी आपकी रेडियस है, बोला गया है √3+1, और C2 की रेडियस भी आपको दे रखी है। C2 की रेडियस कितनी है, √3 - 1, तो यानी कि ये C2 की तो AB की लंबाई बताइए, तो आराम से कर सकते हो, ये √3 - 1 है और ये √3+1 है। पाइथागोरस जिंदाबाद था, है और रहेगा। आपको ये निकालना है, अगर मैं इसको P पॉइंट मान लेता हूं तो BP निकालिए, तो आपके 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो आप जानते हैं √3+1 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस करना है √3 - 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है अंडर रूट लेना पड़ता है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है। आप ये भी जानते होंगे a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2ab, 4ab होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 4a × b, याद आ रहा है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है और उसका रूट है तो रूट है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, 2√3 तो आपका बीपी आ गया, ये वाला हिस्सा। तो आपको पूरी ए बी निकालना है, तो ये हिस्सा भी तो 2√3 होगा, क्योंकि आपको पता है केंद्र से डाला गया लंब इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो 2√3, 2√3, 4√3 विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन कैसा लगा, आपको समझ में आ गया ना, इन सब चीजों के बारे में आप मुझे बता दें। अच्छा, कोई तकलीफ है क्या किसी को? ओह सॉरी, गड़बड़ है, गड़बड़ कर दी ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी शायद अपन ने। हाँ, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी एक रूट तो है ही, तो √3 का भी रूट आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। यहां पर जो है वो 2 तो बाहर निकल जाएगा और √3 का भी रूट आएगा, यानी कि कहने का मतलब है बीपी बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 की पावर 1/4, यानी कि 2 × 4th रूट ऑफ 3, 3 का चौथा रूट, ये बीपी आ गया। तो आपका ए कितना आ जाएगा, ये आंसर 4 टाइम, मतलब 2 दुगना करेंगे इसका तो 4 टाइम्स ऑफ 3 का √4, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। हाँ, तो ये गड़बड़ मत कर देना जैसे कि अभी हो गई थी, है ना। √3 तो है ही, उसका भी रूट निकालना है, यानी कि √3 का भी रूट निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 4th रूट ऑफ 3। तो बीपी आपका कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 4th रूट ऑफ 3, और ए भी निकालेंगे तो डबल कर दो। अच्छा प्रश्न है ना डियर। चलिए अगला प्रश्न करिए। आइए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन करिए। ABCD 4 भिन्न बिंदु एक वृत्त पर हैं। चलिए, ABCD 4 भिन्न बिंदु एक वृत्त पर हैं जिसका केंद्र O है, और OBD - ODB बराबर हो गया CBD - ODB, तो A कितने के बराबर है। अच्छा प्रश्न है, समझ में आएगा तो कर पाएंगे, नहीं आएगा तो कैसे करोगे भाई। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं भी हुआ होगा, तो चलिए सीखते हैं कि इसका क्या ऐसे आंसर निकाला जा सकता है और क्या सही तरीका होगा इस प्रश्न को करने का। बहुत प्यारा प्रश्न है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। आपके सामने एक वृत्त बनाना होगा, आपको बना दिया, यस। अब उस वृत्त पर 4 बिंदु हैं ABCD, और इस वृत्त पर हैं और O उसका केंद्र है। अगर आपने O इसका सेंटर मान लिया और 4 बिंदु आपने ABCD बना दिए, यहां मैंने मान लिया A, यहां मैंने मान लिया B, यहां मैंने मान लिया C, और यहां मैंने मान लिया D। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बनेगा, है ना। आइए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि सर अगर ऐसे हम बना देते हैं तो यहां पर एक बी को ये मिला दिया, ए बी को ए सी से मिला दिया, फिर ए बी सी, गड़बड़ हो गई, सी को यहां ले लेता हूं,
सी को यहां ले लेता हूं, डी को यहां ले लेता हूं, ठीक है। ठीक है ना, मिला दो सबको आपस में, देखते हैं बी सी और सी डी। गॉट इट, यहां तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे एंगल बनाने हैं ना। अब ओ इसका केंद्र है, अब ओ बी डी बनाना है, एक ओ बी डी भी बनाना है, ओ बी डी, ओ बी डी बना दिया मैंने, ठीक है ना। और बोला गया है ओ डी बी, ओ डी बी ये वाला भी है, और एक क्या था, सी बी डी, सी बी डी, और एक है ओ डी बी, ओ डी बी, ठीक है। और एंगल ए कितना होगा अभी बताते हैं भाई। कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो कुछ बनानी पड़ेगी, और यही आपके सामने बोला गया है, हमने कुछ अलग से नहीं किया। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं उस एक्सप्रेशन को ले रहा हूं और मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, तो आप ये बताओ ये दोनों त्रिज्याएं नहीं है क्या, ओबी और ओडी बराबर है ना, तो इसके सामने का थीटा है तो इसके सामने का थीटा होगा। यानी कि सर आपने ये माना तो है थीटा, तो आपने कहा है ओ बी डी आपका थीटा है, तो ओ बी डी आपका थीटा हो गया, माइनस ओ डी बी भी आपका थीटा है, ओ डी बी आपका थीटा हो गया, ठीक है ना, ओ डी बी आपका भी थीटा हो गया। ओ डी बी दो जगह कैसे, कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। ठीक है भैया, हमें तो गड़बड़ लग रही है, ओ डी बी दो बार आ गया ना। आप में से किसी को कोई संकोच तो नहीं है, सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी आ गया, एक सी डी बी होना चाहिए, ये सी डी बी होगा यार, इसको सही करो, इसको सही करो, ये सी डी बी होगा, इसको सही करो पहले, तो क्वेश्चन को सही करो, गड़बड़ तो पहले ही पता लग रही है, प्लस करो बीच में, ठीक है, शायद ये था। हाँ, कोई बात नहीं, करेंगे जैसे तैसे है, जो भी है कहानी ये है। हाँ, तो कृपया करके ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, मैंने गड़बड़ को ठीक कर दिया है, अब इसको फील करो थोड़ा सा, अब ठीक है, अब डन है, टेंशन मत लो, हो जाएगा सब, है ना। ये थीटा है, ये थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया, ओडीबी भी आपका थीटा हो गया, बराबर इस सी डी बी कितना है, सी बी डी, इसको आप अल्फा मान लो, मैं बता रहा हूं इसको अल्फा मान लो, और सी डी बी और सी बी डी अल्फा मान लिया, तो सी डी बी बीटा मान लिया। एनी प्रॉब्लम डियर, मैंने इक्वेशन को सेट कर दिया कि 2 थीटा बराबर कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो थीटा बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हाँ या ना बोलते जाना बस, और सीखते जाना। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, एक वेरिएबल मान लेंगे, और इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया कि इसको ये तो थीटा थीटा हो गया, ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, क्योंकि एंगल दे रखे थे। अब कहां तक इतना लिखते चलोगे आप लोग, कहां तक लिखते चलोगे, कृपया करके ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है डियर। अब आप लोग मुझे बताओ कि यार ये बीओडी कितना होगा, ये वाला बीओडी अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट बीओडी जो होने वाला है ना सर, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। एनी प्रॉब्लम, क्या मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, बीओडी बराबर मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, बोलिए, अरे बोल दीजिए, बीओडी लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, बोल दो डियर स्टूडेंट्स, यस। अच्छा फिर ये बीसीडी कितना हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, सुनो, बीसीडी निकालना चाहता हूं, तो एंगल बीसीडी अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कि एंगल बीसीडी जो बराबर होगा ना सर, चतुर्भुज बन रहा है क्या, एक चतुर्भुज बन रहा है, ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा,
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो BCD प्लस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा ले लिया पूरा, और ये कितना है? 180 माइनस 2 थीटा। अच्छा क्वेश्चन है डियर, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा हो गया ना, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल बराबर 360। निकालो BCD कितना आ रहा है। देखो 2 थीटा से ये थीटा और थीटा चला गया, 180 से इधर चला जाएगा, यानी कि एंगल जो BCD बराबर आ रहा है, एंगल जो BCD बराबर आ रहा है वह कितना आ रहा है? देखो 180 डिग्री माइनस अल्फा बीटा, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा। सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है, अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं 2 थीटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 थीटा है। तो BCD मेरे पास किसके बराबर हो गया? सेम उसी के बराबर हो गया जो हम चाह रहे थे। अरे बोल दो यार, यही आ गया ना, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा BCD के बराबर हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 थीटा है। तो एंगल BCD बराबर भी हो गया 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मेरे पास इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू थीटा में आ गई, क्या सबको 360 के बराबर कर सकता हूं क्या? हाँ, अब तो थीटा निकाल ही लोगे, निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। और आपको भी पता है कि भाई साहब यहां जो ए का मान निकला, ए का मान निकालना है वो कितना निकल कर आ जाएगा। हाँ, ठीक है ना, आराम से करो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छे क्वेश्चंस में समय लगता है और वो लगाना भी पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 180 माइनस 2 थीटा है, यह आप जानते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर? आधा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये अगर 180 माइनस 2 थीटा है तो ये वाला एंगल आधा होता है 90 माइनस थीटा, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा बराबर 180। तो 180 से 180 चला गया, 3 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर हो गया 30। थीटा बराबर अगर 30 हो गया तो आपको ये निकालना है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो वह मेरे से टू बी ऑनेस्ट आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे कोई संकोच नहीं है डाउट का आंसर देने में, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम एक बेहतरीन प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, और हमें वह समझ में भी आ रहा है। हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, हमने इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, ये एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दी, देखा कि ये इसके बराबर निकल गया, उससे भी चलो कोई मतलब नहीं है। ये अगर निकल गया, इसकी जरूरत थी, क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज बन गया ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 90 माइनस थीटा क्यों हो गया? क्योंकि केंद्र पर बना हुआ कौन? 180 माइनस 2 थीटा था, उसका आधा करूंगा तो 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों का सम, इस वाले और इस वाले का, ये वाला कितना आया? सेम आया। इन दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। यहां से थीटा की वैल्यू निकल गई 30 डिग्री, सॉल्व हो गया। तो कोई डाउट नहीं होता है, बस समझने की बात है। जो बच्चा समझने के लिए तत्पर है, तैयार है, वह इंटरेस्ट ले रहा होगा, और जिसका समझना ही नहीं है वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। चलिए डियर, नेक्स्ट अगला प्रश्न करिए, आंसर दीजिए, कम ऑन, क्या आंसर होने वाला है?
ये अच्छा प्रश्न है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, देखिए। पी और क्यू केंद्र वाले 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 17। आर x सेंटीमीटर वाले वृत्त का केंद्र है जो अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है, यानी कि तीनों वृत्त आपस में क्या है, एक दूसरे से अड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे आराम से आपका ये तीनों वृत्त एक दूसरे से क्या हुए हैं, अड़े हुए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगर हम यहां बात करना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए क्या है कि यहां पर आपने इनके केंद्रों को मिला दिया। अब मिला दिया तो मिला दिया, क्योंकि तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से अड़े हुए हैं तो ये मिलाना पड़ेगा। यहां पर आपने मान लिया ये R है, ये P है और ये Q है। 9 और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अब ये क्या चक्कर है भाई, ये 17 कैसे हो जाएगी? क्या ये एक दूसरे से अलग अलग है क्या? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या, बताओ। ये तो 9 और 2 11 ही आ रहा है। बोला गया है कि केंद्रों के बीच की दूरी 17 है और r बराबर x सेंटीमीटर है, जो अन्य दो वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि ये दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे? बोलिए, ये दोनों वृत्त इससे तो टच कर रहे होंगे लेकिन आपस में दूर होंगे। यही कहानी स्पष्ट हो रही है ना? अरे मेरी बात सुन रहे हो क्या? मेरी बात सुन रहे हो कि यहां पर यही कहानी स्पष्ट हो गई कि बोला जा रहा है कि वृत्त का केंद्र जो अन्य दो वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है, यानी कि दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों वृत्त तो टच में हो नहीं सकते ना आपस में, कारण मैंने आपको अभी स्पष्ट कर दिया है क्यों नहीं हो सकते। ठीक है डियर, चलो सर समझ में आ गई बात। यानी कि इस वृत्त को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पे डाल देते हैं, छोटा सा बना देते हैं। छोटा सा बनाने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसकी त्रिज्या हम 2 मानेंगे ना, इसी वजह से। अब आपको क्लियर है क्या? अब क्लियर है, समझो। आइए, अब क्लियर लग रहा है ना? हाँ, अब यहां पर हम आगे की अगर चर्चा करते हैं तो चर्चा का विषय कैसे रहेगा, आइएगा। यहां बोला जा रहा है सर ये आपका 90 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है 90 डिग्री है तो क्या करें, और जिसका आर केंद्र है उसकी त्रिज्या को आप x बोल रहे हो। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि ये आपके सामने ये वाला हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा P और Q के बीच की दूरी 17। ये 17 है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बोला गया है कि P और Q दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 17 है, यानी कि ये 17 है। 9 और 2 11, बीच में होगा कितना, 6 और है बीच में। अब होगा वो होगा, छोड़ो। अब आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस। सर ऐसे कैसे पाइथागोरस लगेगा, और क्या करें तो राइट एंगल ट्राइंगल बन तो रहा है। 17 का स्क्वायर 289, कर्ण का स्क्वायर है ना, ये तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। x प्लस 9 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, बस हो गया सॉल्व। इतना समझाने में आपको इसलिए समय दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा है, पेपर में बार बार आ रहा है, आपको करना होगा, इसलिए सीखिए पहले आप। तो आप यहां से चाहे भले से वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जैसे कि 6 रखा तो 15 का होता है 225 और 8 का होता है 64, तो ये 6 आंसर आ गया। तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इजीली आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। और आप ये डायरेक्टली भी देख सकते हो सर कि आपने ऐसे कैसे बना दिया, क्योंकि यार इतना तो दिमाग है ही अपने अंदर कि ये 17 का स्क्वायर है तो 8 15 17, यानी कि ये 15 का स्क्वायर होगा और ये 8 का स्क्वायर होगा। तो क्या होना चाहिए इसमें, 6 जरूरी है होना। तो ऐसी चीजें समझ में आएंगी, है ना? हाँ, एक बच्चा कह रहा है, अनीता पाल कह रही ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके सिलेबस में ये सब चीज है लेकिन उनको ये मतलब नहीं है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए और इनको अब जैसे अभी क्लास खत्म होगी ना तो लास्ट में अनीता पाल का मैसेज आएगा, सर ज्योमेट्री तो पढ़ा दो, आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे हो। ये है, तो आधे से ज्यादा बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता अपना।
चलिए नेक्स्ट, ये सेशन जो कर रहा है ना अभी, जैसे इस सेशन को जो भी ले रहा है, कहीं पर भी किसी भी पेपर में जाकर बैठ जाइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे बस। चलिए अभी ये बढ़िया है, आओ कैसे करेंगे। एक्स वाई वाई जेड और एक्स वाई वाई जेड एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और वृत्त पर आर बिंदु से एक और स्पर्श रेखा एस टी खींची जाती है। एक्स जो एक्स वाई तथा वाई जेड को क्रमशः एस तथा टी पर काटती है। तो एक्स वाई बराबर 9 है और टी एक्स बराबर 15 है, तो आर टी बराबर बताइए। अरे ये तो खिलाड़ियों का खेल है, यानी कि आपके सामने इस तरह से दे रखा है क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, इस तरह से बनेगा। एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखाएं हैं, हमने इसका नामकरण भी कर दिया, बाहर से स्पर्श रेखाएं हैं हमने बोल दिया, ठीक है। ये आपने आर माना है तो आर मान लो, आर बिंदु से स्पर्श रेखाएं, रेखा एस टी खींची जाती है, यानी कि इसका नाम एस है, इसका नाम टी है, जो कि जो एक्स वाई एक्स जेड को एस और टी पर काटती है, यानी कि एक्स वाई और एक्स जेड को एस और टी पर काटती है। यानी कि अगर हम ये एक्स कह देते हैं, ये वाई कह देते हैं, एक्स वाई और एक्स जेड को काट रही है, और एक्स जेड ये रहा। वाह मजा आ गया, डायग्राम से समझ में आता है सब। एक्स वाई और एक्स जेड एक वृत्त की स्पर्श रेखा है एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं ना, एक्स वाई आर बिंदु से एक वृत्त एस टी और खींची जाती है, एक्स वाई तथा एक्स जेड को एस और टी पर काट रही है। तो एक्स वाई बराबर आपको दे रखा है 9, टी एक्स बराबर आपको निकालना है। कोई गड़बड़ कर दी हमने? बिल्कुल कर दी सर। आर टी आपको निकालना है, आर टी। बताओ क्या गड़बड़ दिख रही है? ठीक है, तो यहां पर बोला गया है एक्स वाई एक्स जेड एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त पर आर से एक और स्पर्श रेखा एस टी खींची जाती है। यहां इसको आर मानते हैं, ठीक है। और एक्स वाई और एक्स जेड, ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, ये जेड मान लिया। एक्स वाई और एक्स जेड दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर आर बिंदु एक और एस टी खींचती है और एक्स वाई और एक्स जेड को एस और टी पर काटती है। वाओ, अब ठीक लग रहा है, ठीक है, अब ठीक लग रहा है, अब फिगर ठीक लग रहा है, ऐसे बन जाता है फिगर। देखो कितना प्यारा बना है, दोबारा से देख लो कि एक्स वाई और एक्स जेड एक स्पर्श रेखाएं हैं, एक्स वाई और एक्स जेड एक स्पर्श रेखा बन गई। आर बिंदु से एक एस टी रेखा खींची जाती है, खिंच गई, क्योंकि यही बचा है बस। अब एक्स वाई और एक्स जेड, और कैसे पता चला इधर ही बनेगा, क्योंकि एक्स वाई और एक्स जेड आगे उसको एस और टी पर काटती है। क्लियर है ना? तो अब ये सर हमें तो समझ में आता ही नहीं है कि ऐसे डायग्राम बनेगा। आएगा जब ऐसे प्रश्न करोगे तभी तो आएगा, वरना कैसे आएगा बताओ, है ना? इसलिए मैंने सब चीजें आपको क्लियर कर दी है यहां पर। अब बस कर लो क्वेश्चन सॉल्व। बोला जा रहा है टी एक्स बराबर 15 है, टी एक्स बराबर 15 है और एक्स वाई बराबर 9 है। तो एक्स वाई बराबर 9 है तो ये भी 9 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि एक्स टी बराबर कितना है, पूरा 15 है।
आपको RT निकालना है तो RT की वैल्यू 6 आ गई। अरे कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, सिवाय डायग्राम है बस। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये समझना होगा आपको, है ना। क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बनाने की कला आपके अंदर कैसे आएगी? जब आप ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे और आपका आंसर 5 सेकंड में फिर आ जाएगा। तो जिनका हाँ टेंजेंट आर इक्वल, और क्या, डेफिनेटली आ गया ना इजीली। क्या हुआ बताओ? 1 सेकंड में आ गया बस। ये लीजिए, उत्तर करिए इसका। बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्टली कर सकते हो। देखो, दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं, इसी व्रत की दो जीवाएं ए बी और सी डी, जिनका केंद्र ओ है, परस्पर पी पर काटती हैं। ए बी है और सी डी है, केंद्र कहीं और अलग है। ये रहा केंद्र। इसको क्या कह दिया मैंने? इसको मैंने बोल दिया ए बी, इसको मैंने बोल दिया सी डी। यह कहां काट रही है? पी पर, ठीक है। ओ केंद्र है, ए पी सी बराबर 40। ये आपको 40 दे रखा है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये अगर 40 दे दिया है तो ए ओ सी और बी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं भैया सॉल्व। ए ओ सी बी ओ डी, AOC प्लस BOD का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा सब लोग, क्योंकि जो सुनेगा उसी को समझ में आ पाएगा और जो नहीं सुनेगा वो यहीं रह जाएगा। मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि AC जीवा द्वारा ये अगर 40 है और ये अगर आपके सामने केंद्र पर बना हुआ कोण है, तो इसका ही परिधि पर बना हुआ कोण कितना है? ये बन जाएगा अगर मैं इसको डायरेक्टली इससे मिला दूं तो। और BD जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये है, तो परिधि पर बना हुआ कोण सही है ना, AC और BD, AB और CD। उल्टा तो नहीं जाएगा? ABCD ठीक है। और आपको निकालना है AOC ये वाला और BOD ये वाला। यहां एक बाहर भी बना सकते हैं अपन, है ना। और उसी चाप के द्वारा ये भी हम बना सकते हैं। ये अपने पास दे रखा है P, तो निकालिए भैया क्या होगा। APC 40 दे रखा है आपको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी बात हम कर सकते हैं कि अगर हम इसको मिला दें, किसको? इस वाले पॉइंट को मिला दें CB को। अगर आप CB को मिला रहे हो तो कृपया करके देखो, कुछ ना कुछ तो बन रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा डियर, तो थोड़ा सा सहयोग करिए, दिमाग लग जाएगा आपका भी, और बहुत ही प्यारा दिमाग लगेगा। क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि सर अगर आप इसको मिला दिए हो तो यहां पर एक अलग कलर लेता हूं मैं, ये रहा ब्लैक लेता हूं। यहां पर अगर आपका BD चाप है तो इस BD चाप के द्वारा ये जो कोण बन रहा है, और इस BD चाप के द्वारा ये जो कोण बन रहा है, अगर ये कोण अगर आपका केंद्र पर बना हुआ कोण है, तो ये आपका परिधि पर बना हुआ कोण होगा। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए, हाँ या ना बोलिए। कि अगर मैं ये कह देता हूं कि केंद्र पर बना हुआ कोण अगर आपका 2x है, तो परिधि पर बना हुआ कोण आपका x होगा। प्लीज बोलिए। इस BD चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण आपका 2x है, तो इस BD चाप द्वारा इसी परिधि पर देखो बन गया, सर्किल की परिधि पर। सेम सिमिलर केस में हम यहां पर यह बात कर सकते हैं, अगर हम y की बात करें, किसकी बात करें? y की। तो इसी केस में, इसी ट्राइंगल में इस केंद्र पर बना हुआ कोण 2y है, तो परिधि पर बना हुआ कोण कितना होगा? y होगा। देखो ना, ये आपका केंद्र पर बना हुआ कोण है और इसी चाप द्वारा
परिधि पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, ये वाला, y हो जाएगा, ये वाला y हो गया। हो गया नहीं हो गया बताओ, हो गया नहीं हो गया, हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल सीपीबी में, ट्राइंगल सीपीबी में दिख रहा है आपको, ट्राइंगल सीपीबी, ट्राइंगल सीपीबी में ये एंगल आपका x है और ये एंगल आपका y है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, कृपया करके बताओ, क्या ये बाह्य कोण नहीं होगा क्या, ट्राइंगल सीपीवी में क्या ये आपका बाह्य कोण नहीं हो जाएगा क्या डियर, बताओ ना। ये अगर आपका x है, ये y है, तो मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, हाँ सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और ये किसके बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, AOC जो कि कितना है 2y और BOD 2x, तो आपको निकालना है 2y प्लस 2x, 2 को कॉमन ले लोगे तो y प्लस x की वैल्यू 40 दूनी 80 आंसर आ जाएगा। खेल समझने का है डियर, जो समझ जाएगा वो खेल जाएगा, इसलिए बहुत तसल्ली से बताया जा रहा है, आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है डियर। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं सारे। चलिए आइए नेक्स्ट करिए। और सेशन को लाइक जरूर करते रहिएगा डियर, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं देख रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये समझाऊंगा आपको। देखिए, दो समरूप वृत्त, समरूप वृत्त का मतलब एक जैसे हैं जिनकी रेडियस सेम है, जो और प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, यदि उनके केंद्र तथा वह बिंदु जिस पर वह प्रतिच्छेद करते हैं पर एक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग बनाया जाता है, तो दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल बताइए। यानी कि समरूप वृत्त है, देखो दोस्तों, ये एक वृत्त हो गया, यह एक और वृत्त हो गया। अब दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं, दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। क्या यहां हम बोल सकते हैं कि अगर आपका एक वृत्त बन रहा है तो ये आप बोल सकते हो, अलग अलग अपने केंद्र से नहीं गुजर रहे हो तो कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा सा इधर सरकाना है और आपको उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि उनके केंद्र आपस में एक दूसरे से गुजर रहे हैं, तो सेंटर को आप प्लीज अलग अलग रखें, है ना। तो ये ना सोचे कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, बस ये बोला जा रहा है कि यहां पर एक वर्ग बनाया गया है और वर्ग ऐसे बनेगा, केंद्र से ये और ये, यह एक वर्ग बन गया जिसकी भुजा कितनी है, 2 है, 2। यानी कि आपको पता चल चुका है कि प्रत्येक की त्रिज्या हो गई 2, आपको पता चल गया प्रत्येक की त्रिज्या हो गई। अगर ये वर्ग बनाए तो क्या मैं बोल सकता हूं ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और सब 90 डिग्री हो जाएंगे। किसी को कोई आपत्ति है क्या, बोले नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको एरिया निकालना है इस पार्ट का, ये उभयनिष्ठ जीवा हो गई, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन की, यह पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, किसी वृत्त का चौथा हिस्सा दिख रहा है क्या, किसी वृत्त का एक चौथाई हिस्सा, यानी कि एक क्वाड्रेंट दिख रहा है क्या, 90 डिग्री बन रहा है ना बीच में, तो क्वाड्रेंट दिख रहा है जिसकी रेडियस आपकी 2 है, तो क्या मैं लगा सकता हूं पाई आर स्क्वायर, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये चौथा हिस्सा हो जाएगा, यानी कि पाई आ गया वैल्यू केवल, यानी कि इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई। आपको पता है कि ये वाला जो पूरा है यहां से यहां तक का रेड वाला, यह एक ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि जैसे ही आप इस पूरे में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको इस वाले पार्ट का एरिया पता लग जाएगा।
हाफ ऑफ कॉमन पार्ट, ये क्या है, हाफ ऑफ कॉमन पार्ट, यस या नो? हाँ, कैसे पता चलेगा? इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? दोनों तरफ की भुजाएं दे रखी हैं, बीच का कोण 90 डिग्री है, तो क्या होता है 1/2 भुजाएं का गुणनफल और साइन थीटा यानी कि 1, 90 डिग्री बराबर 1, तो ये हो गया 2, तो π-2 आपका क्या आ गया, इस कॉमन पार्ट का हाफ हिस्सा आ गया। आपको क्या निकालना है, पूरा कॉमन पार्ट निकालना है, तो इसको डबल कर दो क्योंकि ये और ये सिमेट्रिक है, क्योंकि यहां पर भी वही काम करूंगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 2π-4, ऑप्शन नंबर ए, 2π-4 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो कैसा लगा डियर क्वेश्चन, जल्दी से आप मुझे बता दें। हाँ देखो, चलिए 4a² / 7 नहीं लगा सकते, हाँ लगा लो, लगा लो बस, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो और ना दो, आपको जो करना है वो करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करके भी दे सकते थे, क्योंकि फिर 4a² / 7 लगाओगे दिक्कत हो जाएगी डियर, है ना, इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहां इसको सॉल्व करोगे तो देखो 22/7 आपको कैसे पता चलेगा पाई की टर्म में, तो 44 - 28/7, 36 मतलब 6 कितना हो जाएगा 34, 16/7। तो वैसे तो A4A² / 7 रहा है, लेकिन पाई की टर्म में लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको फिर कन्वर्ट कैसे करोगे, फिर चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन सारे के सारे। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है मोहम्मद खान, आर्यभट्ट या साहिल सर नहीं बनना है कि एक टॉपिक के पीछे इतने पार्ट पढ़ोगे, बताओ। ये वो है इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में करना चाहते हैं सारा काम, तो इतना कमेंट मत करो डियर, इतना कष्ट ही क्यों उठा रहे हो, इतना कष्ट मत उठाओ पढ़ने का मोहम्मद खान, कुछ नहीं रखा जिंदगी में। चलिए, मतलब इन लोगों को लग रहा है कि ये आए हैं और ये एहसान कर रहे हैं, और मतलब मैं प्रताड़ित करके इनको पढ़ा रहा हूं, पढ़ो, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इनको वही चाहिए बस, 5 मिनट का काम चुटकियों में, हाँ? ये क्वेश्चन कर लिया तो ज्योमेट्री की नैया पार, हाँ ऐसे करवा दें क्या? और फिर नीचे कमेंट देखो इनके, ग्रेट टीचर, और एक आध तो ये भी आ जाएगा करने कमेंट कि सर यही तो क्वेश्चन मेरे पेपर में आ रहे हैं, उनको वो बढ़िया है। चलिए आइए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया और तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा बांधा गया, तो धागे की लंबाई, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मेंसुरेशन का भी है, लेकिन मैं यहां पर करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा काम आएगा आपके लिए। चलिए, ये आपका मेंसुरेशन का टॉपिक है, वैसे तो आपको बता रहा हूं टॉपिक मेंसुरेशन का है, लेकिन थोड़ा सा काम आ जाएगा ना, कि 3 सर्किलों को मैंने सटाकर रख दिया और इसके पीछे धागा बांध रहे हैं, तो आपको लेंथ ऑफ निकालना है, धागे की लंबाई निकालनी है, और 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है, ठीक है। अब धागा इस तरह से होगा, चलिए, मतलब कभी कभी मेरे को आश्चर्य होता है कि इन्होंने कभी टॉपिक ही नहीं पढ़ा ढंग से,
अब फिर कहां से नंबर आएंगे? बोले इतना बड़ा होता है क्या ज्योमेट्री? अरे भाई अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो क्वाड्रिलेटरल बाकी है, अभी तो देखो आगे आगे क्या होता है। इसलिए कहता हूं कि भाई अच्छा पढ़ाने वाले भी बहुत जरूरी है ना। पेड कोर्स में क्यों अच्छा पढ़ाया जाता है? वहां पेशेंस से बच्चा पढ़ता है। हाँ समझ रहे हो ना, फाउंडेशन बैच में इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहां पेशेंस से बच्चा पढ़ता है। यहां तो इनको हाथ के हाथ चाहिए सारा काम। चलिए तो यहां पर आपके सामने ये है कहानी, ये बेल्ट हो गई पूरी। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है पूरी की, तो आपको ये समझ में आना बहुत आवश्यक है कि सर लेंथ कैसे निकालोगे। तो मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। जैसे कि आपने यहां देखा कि ये आपका केंद्र से जाएगा तो 90 डिग्री होगा क्योंकि स्पर्श बिंदु है, और ये भी इसके पैरेलल ही है केंद्र, और यहां भी आपने देखा यहां पर 90 डिग्री होगा। ठीक है डियर, इसी प्रकार सेम यहां पर भी 90 डिग्री होगा, और यहां पर भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहां पर भी आपका 90 डिग्री होगा, और यहां पर भी, क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस हमेशा स्पर्श बिंदु से क्या होती है, 90 डिग्री बनाती है। गॉट इट? यस। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि देखो सर ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, और यानी कि ये 2r हो गया, इसके पैरेलल ये 2r हो जाएगा, यानी कि ये हिस्सा आपका 2r है, ये भी आपका 2r हो गया, ये भी आपका 2r हो गया। आर बराबर बाद में रख लेंगे, कोई परेशान मत होना आप। मैं कहता हूं कि ये आर रहेगा, ये आर रहेगा। अब ये जो चीज मैं लिख रहा हूं यहां पर, आपको क्या निकालना है, इस घुमावदार हिस्से को ही तो निकालना है। आपका टास्क क्या है, आपका टास्क यही है कि सर इस वाले पार्ट का निकाल दो, और ऐसे 1 2 3 बन रहे हैं, तो एक का निकाल दो, 3 से गुणा कर देना। लेकिन एक का निकालने के लिए पता होना चाहिए कि केंद्रीय कोण क्या है। चलो बताओ केंद्रीय कोण क्या होगा, बताओ। यहां पर ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ये क्या होगा, ऐसे 3 पार्ट हैं, 3 से गुणा कर दूंगा, वो बात की बात है। पहले यहां सेंट्रल एंगल बताओ कितना होगा, क्योंकि बहुत प्यारी चीजें हैं तो सीखने के लिए समय तो चाहिए होगा आपको, तो कृपया करके ध्यान दो और एक एक चीज को समझो मेरे से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो गुरुजी आप ये कहते हो कि ये 60 डिग्री हो गया, और यहां पर आपके सामने ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। कैसे करें बताओ, 180 और 60 240 120 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये जो एंगल आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 है। ये 60 कैसे हुआ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, देखो ना, जिसकी भुजाएं बराबर हो गई वो समबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये 120 हो जाएगा। ये 90 है, ये 90 है, 90 और 90 180, 180 और 60 240 है ना, और 240 और 120 360 है ना, क्योंकि एक बिंदु पर बने हुए सभी कोण 360 होते हैं। तो 120 वाले का क्या बनता है भाई, पाई आर स्क्वायर। सुनना, ये तो पूरे का है, 120 वाले का कितना हो जाएगा, 120 बटे 360। और आप भली भांति परिचित आदमी हो, अगर इसका पूरा का पूरा 3 हिस्सा लेंगे तो क्या हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा सर्किल बन गया, पाई आर स्क्वायर ही बन गया। यानी कि ये कितना आ गया, पाई और आर की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 9 का स्क्वायर यानी कि 81 पाई। कहां पाई, ये पाई, अरे नहीं सही है ना। अरे यार 2 पाई आर निकालना, एरिया क्यों निकाल रहे हो सर, क्या बात कर दिया आपने। आपको 2 पाई आर से मतलब है, मैं एरिया खामोखा निकालने बैठ गया। 2 पाई आर से मतलब है, और 2 पाई आर कितना हो जाएगा, अगर आपका 120 डिग्री एक तरफ है, यानी कि 360 के रेस्पेक्ट में आपका ये 1/3 हिस्सा है, लेकिन हमें तो 1 2 3 हिस्से ऐसे चाहिए, यानी कि 3 से गुणा करना अनिवार्य है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक सर्किल बन गया। तो 2 पाई आर यानी कि 18 पाई। धागे की लंबाई निकालनी है, इसलिए परिधि पर ध्यान दिया, क्षेत्रफल नहीं ध्यान देना, क्षेत्रफल पर ध्यान मत देना। तो आंसर कितना आ गया, 2r 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 18 पाई प्लस 6r, तो यहां आंसर आ गया 18 पाई प्लस 54, 18 पाई प्लस 54। उम्मीद कर रहा हूं मजा आया होगा, चीजें समझ में भी आ गई होंगी आप लोगों के। चलिए अगला प्रश्न करिएगा डियर।
क्या आंसर आएगा देखते हैं, करते चलो, दीजिए इसका क्या आंसर आता है। रवि कुमार, कैच द मैथ सीजीएल के लिए भी है यार, है ना, समझ में आ गई बात, वो सभी एग्जाम्स के लिए लिखा तो हुआ है उसमें। अब पढ़ने तो आओ पहले, तुम पढ़ोगे नहीं उससे पहले ही जज करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा डियर। आइए आपसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोला जा रहा है कि पी क्यू आर के बिंदु क्यू और आर से होकर गुजरने वाले एक वृत्त, ओके, तो भुजाएं पी क्यू और पी आर को एक्स और वाई पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि एक वृत्त गुजर रहा है। तो मैं पहले वृत्त बना देता हूं। पी क्यू आर आपका एक त्रिभुज है, और यहां आपसे ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाया गया है जो एक्स और वाई से गुजरता है, और ये रहा पी क्यू और पी आर। इसको आप मान लीजिए, टॉप पॉइंट को आप मान लीजिए पी, ये आपका हो गया एक्स और वाई, वृत्त को काट रहा है, और ये आपका हो गया क्यू और आर से होकर गुजरने, पी क्यू और पी आर। चलिए यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, देखो अच्छा प्रश्न है। अब आपसे बोला जा रहा है कि पी क्यू बराबर पी आर है, ठीक है, ओके। तो पी क्यू बराबर अगर पी आर है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके सामने का कोण बराबर होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे? तो आपसे क्या बोला गया, पी क्यू आर और क्यू एक्स वाई का मान बताइए कितना होने वाला है, बताओ कितना होगा। डियर स्टूडेंट, आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर इस तरह की कहानी आपके सामने आ जाए तो यहां पर आपके सामने ये दोनों एंगल तो बराबर हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे दोस्तों? नहीं। आप लोग सब जानते हैं कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया क्या? बिल्कुल बन गया सर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मैं ये कहता हूं पी आर क्यू, ये थीटा और ये वाला एंगल, इसका सम कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको अल्फा मान रहा हूं तो अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा डियर, बताओ। अगर मैं इसको अल्फा मान रहा हूं, क्यू एक्स वाई को अगर मैं अल्फा मान रहा हूं तो अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा क्या? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोले बात तो ठीक है सर। तो आपसे क्या पूछा गया, पी क्यू आर और क्यू एक्स वाई, तो क्यू एक्स वाई, तो यहां पर आपके सामने देखो पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर भी आपका थीटा है, और क्यू एक्स वाई कितना हो जाएगा, क्यू एक्स वाई अल्फा। तो यहां पर साफ साफ पता लग रहा है ना यार कि थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री तो है, तो यानी कि आंसर आपका कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलें और समझ कर चलें। बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये जब आपस में बराबर हैं तो इन दोनों का सम अगर 180 है तो इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, बस खत्म। चलिए नेक्स्ट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक बोला गया है कि आपके सामने एक व्यास है और ये एक अर्धवृत्त दे रखा है। अब अर्धवृत्त देखते ही दिमाग में एक प्रॉपर्टी काम करने लग जाती है अपने आप ही कि दी गई आकृति में पी क्यू एक अर्धवृत्त है, ठीक है, ओ आपका केंद्र है और ए ओ बी 64 दे रखा है, और बीपी जो है वह ए क्यू को एक्स पर काटती है, यानी कि ए क्यू ये रहा। तो ए एक्स पी की वैल्यू निकालिए, ए एक्स पी की, यानी कि ये आपको निकालना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने अगर मैं इसको इससे मिला दूं, आपने क्यों मिलाया सर? आपका ये डाउट होगा, आपने क्यों मिलाया? मैंने इसलिए मिलाया क्योंकि ये व्यास के 2 पॉइंट हैं, और अगर मैं इसको परिधि पर ना मिलाऊं तो मतलब क्या है? और अगर आपके सामने किसी भी व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री हो चुका है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये रहा, तो परिधि पर बना हुआ कोण कितना होगा? यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल आप देखिए ना, ए बी चाप द्वारा ये केंद्र पर बना हुआ कोण है और ये ए बी चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण है। तो परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, यानी कि ये आपका 32 डिग्री हो जाएगा क्या? तो अब आपको यही तो निकालना है। अरे यही तो निकालना है, ए, यही तो है ए एक्स पी। अच्छा वो निकालना है आपको, है ना, ये वाला। तो बस वो ले लेते हैं, तो इसको छोड़ो, ये ले लेते हैं। अपना क्या जा रहा है, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे अपन, ये वाला। तो बात तो वही पड़ रही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ए एक्स पी, तो ये 32 है, ये 90 है, तो 100 कितना हो गया? वैसे भी यही होगा क्योंकि ये 90 डिग्री पूरा इसके साथ आ रहा है। तो ये हो गया भैया 122। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके सामने? 58। समझ में आया क्या? अच्छा लगा? इजीली कर पाए आप लोग? भाई यही होगा ना, त्रिभुज यही वाला होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री यहां तक जा रहा है, तो ये 90 पूरा, ये 32 ये रहा, तो ये 58 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? वेल डन। अच्छा लग रहा है ना? क्लियर हो पा रही है ना सारी चीजें? ये मेंस में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसको बताइए क्या आंसर होगा इसका। किसी गैर प्रतिच्छेदी वृत्तों से अधिकतम कितनी अनुस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं जब आपके जो दो सर्किल एक दूसरे से अलग अलग हों? तो बताओ, दो सर्किल अगर एक दूसरे से अलग अलग हों, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बताओ? तो इसका आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो, मैंने आपको लिखाया है थ्योरी में, 2, 3 और 1 4। तो आपकी 4 स्पर्श रेखाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? 4 स्पर्श रेखाएं यहां पर बनती हैं। इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका जवाब आप मुझे दें। ये क्वेश्चन अच्छा है और आपको सीखने को भी मिलेगा। अब यहां पर आपके दिमाग का पूरा उपयोग होना बहुत आवश्यक है। आप में से चलो कितने विद्यार्थियों को ये याद है वो मुझे बता दो पहले। इस क्वेश्चन से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर दो सर्किल एक दूसरे से चिपके हुए हों और यह आपका C1 हो, यह आपका C2 हो, और आपसे मैं बोल दूं कि यह आपकी एक कॉमन टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, ये आपकी कॉमन टेंजेंट है, ये आपकी R1 है और ये R2 है। आप लोग मुझे बताइए इस कॉमन टेंजेंट MN कितना हो जाता है? आप में से कोई बता सकता है क्या? जब दो वृत्त एक दूसरे से इस तरह से कांटेक्ट में हो और यहां पर आपके सामने ये R1 हो, ये R2 हो, तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी हो जाती है? बताओ। तो सर हम ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ डायरेक्टली लिख देते हैं 2√R1R2। याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है क्या? 2√R1R2 हम लिख देते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा क्या सर? बिल्कुल लगेगा डियर, बहुत काम की चीज आपको सिखा रहा हूं, बस आप एंजॉय करिए मेरे साथ में। बोला गया है कि पीटी 3 वृत्त दिए गए हैं, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दी गई है, छोटे मध्य और सबसे बड़े वाले वृत्त की रेडियस भी आपको दे रखी है, यानी कि ये आपका 4 है, ये आपका 6 है और ये आपकी 9 है। ऐसा बोला गया है, हम कुछ नहीं कह रहे आपसे, ऐसा बोला गया है। और रेडियस हमेशा क्या होती है? स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से परपेंडिकुलर होती है। कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? बोले नहीं सर, अच्छा भी लग रहा है, बना भी दिया, ठीक है। अब PC का मान निकालना है, यानी कि इस बिंदु से यहां तक की दूरी आपको निकालनी है।
निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, वो बहुत अच्छा तरीका होगा आपके लिए। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा डियर, वो जरूरी चीज है, वरना तो दिक्कत हो ही जाएगी आपके लिए। तो आइए सिखाता हूं, कुछ ना कुछ बढ़िया चीजें आपके सामने सीखने के लिए होंगी होंगी हमेशा। आप मुझे सिंपल एक कॉन्सेप्ट बता दें कि अगर मैं यहां से P ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, छोटा वाला, कौन सा वाला, PO1A, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लूं और दूसरा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं PO2B, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप हैं क्या? प्लीज मुझे एक बार ये भी बता दें कि क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है क्या? आप बोलिए तो सही, तभी तो मजा आएगा आपको भी। बोले सर लग तो रहा है, और लग क्या रहा है, वो तो है ही। बात समझ में आ रही है क्या भाई? ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है। कैसे पता चला? ये वाला एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, तो आपने कहां ले लिया, लास्ट में ले लिया। ये आपका जो एंगल है कॉमन है। अब ये कॉमन एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस छोटे वाले में भी आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल स्टार्टिंग हो गई। अब ये कॉमन है, ये 90 है, तो ये वाला अगर मान लो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ही तो होंगे दोनों, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बात समझ में आ गई क्या? चलो अच्छी बात है। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो क्या मैं यहां पर इनके संगत अनुपात लिख सकता हूं? आइए, क्या मैं इनके संगत अनुपात लिख सकता हूं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। चलिए, क्या मैं इनके संगत अनुपात लिख सकता हूं क्या डियर स्टूडेंट? लिखो तो सर देखो, PO1 PO2 बराबर O1A प्लस O2B बराबर PA अपॉन PB। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, इन तीनों मतलब इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिख दिया। क्या लिख दिया? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लिख दिया मैंने। यहां तक आप में से किसी को कोई तकलीफ है क्या? आराम से समझिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन समझने वाला ही है। ठीक है डियर, चलिए अब मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं कि भाई देखो, O1A और O2B, O1A और O2B का जो रेशो है PO1 या PA और PV का रेशो बराबर आ जाएगा क्या आपको? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये निकालना चाहें तो भी आपकी निकल जाएगी, ये जो लेंथ है ये भी निकल कर आ जाएगी 2√AB से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास पूरा अगर कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं तो PB और PA, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि O1A यानी कि 4 अपॉन O2B यानी कि 6, ये कितना आ गया, 2/3, 2/3 आ गया। और मैं अगर आपसे कह दूं कि ये 2/3 आ गया और ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, PA अपॉन PB के। प्लीज बोलिए हाँ या ना, प्लीज बोलिए हाँ या ना। अरे बोल दो यार, इसमें क्या शर्म कर रहे हो, बोलो। मैं कोई गलत थोड़ी लिख रहा हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लिख रहा हूं ना। O1A कितना है, 4 है, 4 है। O2B कितना है, 6 है, 6 है। ये PA अपॉन PB के। तो ये मुझे आप एक चीज बता ही दो यार, उसमें क्या करना, ये मुझे आप एक चीज बता ही दो कि यार अगर मुझे ये लेंथ देखनी है तो रेशो में ये किसके बराबर होगी? PB आपका 3 रेशो है, PA आपका 2 रेशो है, यानी कि ये 1 रेशो के बराबर होगी, 1 रेशो के बराबर। और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आती है, 2√R1R2। बोलो हाँ या ना। कैसे आया सर? अरे बताया ना अभी, 2√R1R2। तो यहां से मैंने 2√R1R2 निकाला, 1 रेशो बराबर R1R2, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि यहां से 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4√6। 1 रेशो बराबर हो गया 4√6। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? 1 रेशो की वैल्यू 4√6 के बराबर हो गई, तो क्या PV निकल कर आ जाएगा? क्या PV निकल कर आ जाएगा? हाँ, कितना, 3 रेशो है ना, 3 रेशो है। PV बराबर कितना है, 3 रेशो, यानी कि 12√6। ये आ गया PV। कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहां तक किसी को कोई समस्या? 1 रेशो की वैल्यू अगर 4√6 आ गई 2√R1R2 से, तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 4√6 आ गई तो मेरा पूरा PV कितना है, 3 रेशो। तो 3 रेशो की वैल्यू आ गई 12√6।
अब इस बी और सी की दूरी तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में एक कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्किल की। तो ये कितना हो जाएगा 2 √ 9 6 की 54, या 9 का भार निकाल देता हूं तो 6 √ 6। बीसी कितना है 6 √ 6, यानी कि अगर मुझे पीसी निकालना है तो पीसी बराबर कितना ले सकता हूं पीबी और बीसी। तो 12 √ 6 और 6 √ 6, 18 √ 6 आंसर आ गया। ये कैसे आया 6 √ 6? R1 R2 सेम, इन दोनों में तो बीसी निकल कर आ जाए। मजा आ गया? क्लियर हो रहा है चीज? समझ में आ रही है? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर उनको आ रही होगी, और जो नहीं है उनको नहीं आ रही होगी, ये मैं मानता हूं। ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी क्वेश्चंस हैं, आपको इनसे सीखने को मिलता है, इसलिए कराए जाते हैं। हो सकता था कि मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता भी नहीं, और आपके लिए ये मन में संतुष्टि होती कि ले भाई चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन चैप्टर तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके इजी क्वेश्चन से लेकर टफेस्ट क्वेश्चन तक ना कराया जाए, तब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा। क्योंकि चैप्टर खत्म होने का मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होना है। चैप्टर खत्म होने का मतलब यह है कि उसको करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको उस चैप्टर की समझ डेवलप हो जाए कि यार ये पेपर में करना है या नहीं करना है। तो वो चैप्टर खत्म होना होता है। इसलिए ही मैं आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करा रहा हूं, रात को 8 बजे भी, बस पढ़ते रहिए। चलिए, अब नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है डियर, लेकिन आप पढ़ते रहिए बस। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, चलिए इसका जवाब दीजिए। हाँ, तो ये काफी बच्चों की सोच होती है कि बस चैप्टर खत्म होने के लिए पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना डियर, सीखने के लिए पढ़ो। सीख गए, क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, तो आपका चैप्टर आपको लगता है कि हाँ वही ठीक। चलिए, कैसे करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, आइएगा। ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P तक निर्मित किया जाता है। व्यास AB को P तक बढ़ा दिया। PT एक वृत्त पर स्थित बिंदु C पर स्पर्श करती है। BPT 36 है, तो BCP कितना होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आराम से सीखेंगे मेरे दोस्त जितने भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। आइए डियर स्टूडेंट, ये आपका एक सेंटर है, मतलब एक वृत्त है, ठीक है, उसका हमने ये सेंटर बना दिया। बोला गया वही मानना पड़ेगा कि भाई ए बी आपका एक व्यास है जो कि निकल रहा है, निकलने दीजिए उसको, जाने दीजिए, जीने दीजिए इसकी जिंदगी। चलिए भाई, ये आपका ओ एक केंद्र मैंने बना दिया, ये ए बी आपका डायमीटर हो गया, और वो जाता जाता पी पर चला गया। ठीक है, अब पीटी इस पर स्पर्श कर रही है, तो स्पर्श रेखा भी है ये, है ना, बोला गया है। बोले हुए को टालेंगे नहीं, ये लो भैया स्पर्श बिंदु बना दिया, ये हमारा हो गया पीसी। ठीक है ना, बोला गया ना सी पर स्पर्श करता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि बीपीटी वेयर इज टी, अच्छा पीटी स्पर्श रेखा, ठीक है डन। बीपीटी यानी कि ये एंगल आपको दे रखा है 36, ठीक है। बीसीपी निकालिए, ये एंगल निकालना है बीसीपी, तो मैंने इसको इससे भी मिला दिया। कहानी क्या है सर? बोले कहानी घर घर की है। कहानी क्या है? कहानी घर घर की है, और बीसीपी आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। आइए, मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, आपके आसान हो जाएगा ये। मैं ये कहूंगा ये 90 डिग्री है, बोलो हाँ या ना। आप भी कहोगे यस सर 90 डिग्री है, क्योंकि किसी व्यास द्वारा बनाया हुआ कोण 90 डिग्री होता है परिधि पर। ये आपको निकालना है, बीसीपी निकालना है, ये निकालना है। अब ये भी मुझे पता है कि भाई इस तरह का कोई भी आ गया आपके सामने तो कैसे निकालेंगे। अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर CAB, एंगल CAB किसके बराबर होगा बताओ? ये वाला एंगल CAB किसके बराबर होगा? BCP के बराबर ही होगा।
अरे बोल दो यार, क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेटिव एकांतर खंड प्रमेय, एकांतर खंड प्रमेय लिख लो, समझ में आ जाएगा। एकांतर खंड प्रमेय इसी वजह से होगा। किस वजह से होगा? क्योंकि यह एकांतर खंड प्रमेय है, ये दोनों आपके एंगल बराबर होते हैं एकांतर खंड प्रमेय से। ACB आपको 90 दे रखा है भाई साहब, बोले ठीक है। अब ट्राइंगल BCP में आप देखो, ट्राइंगल BCP में ये आपका 36 है, ठीक है। अब मुझे आप ये बता दो कि ये अगर एंगल आपका थीटा है, ओहो थीटा को कुछ अलग कलर में बनाना पड़ेगा, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 90 प्लस थीटा। ऐसा क्यों हुआ? आपके पास जवाब है क्या? किसी के पास, किसी के पास कोई आंसर? ये 90 प्लस थीटा लिख दिया, किसी के पास कोई जवाब है? अरे बताओ यार, सीखोगे तो तभी। इसको मैंने थीटा माना, इसको मैंने थीटा माना, क्यों? क्योंकि बराबर है, अभी बताया ना। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा है, 90 है और ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग उसकी भुजाओं को बढ़ाने पर बाह्य कोण के बराबर होता है, यही नियम है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। लगा दीजिए 2 थीटा प्लस 126 बराबर 180। 2 थीटा 126 यानी कि 4 30 54, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। कैसा लगा क्वेश्चन डियर? सीखते जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, करोगे तो भी आएगा। बस समझिए कि कैसे कॉन्सेप्ट चलता है, कैसे एंगल बराबर होते हैं, यही लर्निंग होती है और क्या है। चलिए, आया ना मजा? ये लीजिए, इस प्रश्न को करिए। और कल हमारा क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होने वाला है। अभी हम सर्किल खत्म कर देंगे आज, कल क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होगा, चतुर्भुज पढ़ना है तो आइएगा, स्वागत है। आइए, समय सीमा समाप्त कर दिया। आइएगा डियर स्टूडेंट, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना जरा। ABCD आपका एक चतुर्भुज है, जहां पर AB बराबर आपका BC है, जहां पर AB बराबर BC दे रखा है। इससे हमें कुछ ना कुछ काम जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर AB बराबर अगर आपका BC है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। हाँ, दिमाग लगा लिया? पहले और देख लेते हैं। AC बराबर AD बराबर DC है, AD बराबर अगर DC है तो ये वाला एंगल बराबर है। एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, काटने दीजिए। CAD आपको दे रखा है भाई, CAD यानी कि ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 46, ये 46 तो ये भी 46। आया मजा? कैसे नहीं आएगा? अब बोला ही गया, हम क्या करें, अपने आप ही होता चला जाएगा क्वेश्चन। आपको ये निकालना है, ठीक है निकालते हैं। अच्छा ये 46 तो क्या ये 46? बोलते जाना बस आप। अच्छा ये 46 तो ये 46, बोलते जाओ। सही है ना? समझ में आ रहा है सबको जो मैं कर रहा हूं? नहीं आ रहा? दोबारा बताऊं? आओ, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था ना मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 46 है और ये 46 है। आपको पता है ना कि किसी भी सीधी चाप द्वारा एक ही तरफ बने हुए दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 46 हो जाएगा। इसी तरह से ये डीए चाप द्वारा ये 46 है तो ये भी 46 हो जाएगा। ओहो, क्लियर हुआ? मजा आया? आप में से भली भांति परिचित लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अभी हमारी बात हुई थी इस बारे में, याद करिए।
अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे ना, ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी बराबर अगर बी सी है तो इसके सामने का कोण थीटा है, तो इसके सामने का कोण भी थीटा होगा। तो क्या इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर कर सकता हूं क्या? 2 थीटा प्लस 46 46 92 बराबर 180, और 90 में से आपने क्या कर दिया, ये हो गया 180, 180 माइनस 92। तो यहां पर आपने 90 में से क्या करना है, 46 माइनस करना है, और ये कितना हो जाएगा डियर, 34। सही है क्या? ना 44 होगा। चलिए, तो ये 44 हो गया, यानी कि ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 44। ये एंगल कितना आ गया, 44 आ गया। एनी प्रॉब्लम? ये एंगल 44 आ गया। एनी प्रॉब्लम? तो आपसे यही तो पूछा गया है, क्या ये वाला कितना होगा, 90 ही होगा? अरे 90 ही होगा, अरे 90 ही होगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं ए ओ बी की, तो ये 46, ये 44, 90, 90 बचा केवल, तो 90 आपका राइट आंसर। अच्छा लग रहा है क्या? फील आ रहा है मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थियों? फील आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें? देखो अच्छा लगता है, देखो ज्योमेट्री इतना टफ नहीं है जितना हम समझते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है यार। मतलब अब ये होता है कि या तो जिद्दी टीचर ही हो तो स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, तो जिद्दी टीचर ही है इस बार, है ना? तो मैं ही जिद्दी हूं और मैं पढ़ाकर ही मानूंगा। तुम बड़े कह रहे थे ज्योमेट्री पढ़ाइए, तो अब ज्योमेट्री चल रहा है और ये अच्छे से आएगा भी जो रेगुलर बच्चे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये लीजिए, करके बताइए आप कर पाएंगे या नहीं, ट्राई करिए। और ये सभी एग्जाम्स के लिए है ना, आप सीडीएस फोड़िए चाहे फोड़िए एसएससी। आइए करवा देते हैं, समय दिया काफी जिससे कि आप थोड़ा सा ट्राई कर सको, टेस्ट कर सको खुद को। देखो भैया, देखो डीबीसी आपको दे रखा है कितना, डीबीसी ये 65 है, बीएसी बीएसी ये आपको दे रखा है कितना, 35, और ए बी बराबर बीसी है, समझदार को इशारा काफी, ए बी बराबर बीसी है, तो ये 35 तो ये भी 35, तो ये 35 और 35 70, 70 और कितना बचा 110, तो 110 के लिए यहां कितना बचा है, यहां बचा है भैया 45। सही है ना? क्या बात है यार। क्या निकालना है अपन को, ईसीडी निकालना है, ईसीडी ये निकालना है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये अगर आपका 45 है तो क्या ये भी 45 हो जाएगा? इतना इजी है क्या? चलो, तो करने के बाद सब आ जाता है, आंसर आ गया 45। भाई ये 45 हुआ तो ये 45 हो गया ना। एक ही चाप द्वारा परिधि पर समान दिशा में बने हुए कोण बराबर होते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट करिए। अच्छा है, एबीसी के भीतर एक वृत्त बनाया गया है, ट्राइंगल एबीसी के भीतर एक वृत्त है, यानी कि एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है, उसके भीतर एक वृत्त बना दिया।
पी क्यू आर बिंदुओं पर ए बी बी सी और ए सी को स्पर्श करता है। कहां पर स्पर्श करता है? पी क्यू आर बिंदुओं पर करता है। ये अपना क्या है? ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये क्या कर रहा है क्रमशः पी क्यू आर बिंदुओं पर ए बी को पी पर, बी सी को क्यू पर और ए सी को आर पर। अब यहां बोला जा रहा है ए बी माइनस बी सी बराबर 4 है और ए बी माइनस ए सी बराबर 2 है और ए बी सी 32 सेंटीमीटर का परिमाप है। तो पीबी प्लस ए आर किसके बराबर होगा? आइए डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आइए सहयोग करिए थोड़ा सा। सहयोग की बात ऐसी है कि भाई अगर मान लीजिए आपने इसको ए मान लिया तो ये ए हो गया, आपने इसको बी मान लिया तो ये बी हो गया, आपने इसको सी मान लिया तो ये सी हो गया। यानी कि कुल मिलाकर आप सबको जोड़ोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है? परिमाप आ रहा है, क्योंकि ए प्लस सी और बी प्लस सी, तो बी भी 2 बार आ गया, ए भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया, यही तो परिमाप है टोटल 32। यानी कि यहां से हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 16। अब क्या बोला जा रहा है? ए बी माइनस बी सी। तो ए बी माइनस बी सी का मतलब ए बी माइनस बी सी, तो ए माइनस सी हो गया 4, ए माइनस सी 4 हो गया और ए बी माइनस ए सी, तो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस, तो बी माइनस सी बराबर भी कितना हो गया? 2। रख दो, वैल्यू रख दो, कोई भी एक निकाल लो, आंसर 2 मिनट में आ जाएगा अपना। मैंने रखा कि सी की टर्म में रख लेता हूं सारा, सो सी की टर्म में रखा मैंने ए को, तो ए माइनस कितना हो गया? ए को रखा मैंने 4 प्लस सी और बी को रखा मैंने 2 प्लस सी और खुद सी बराबर 16, तो 3c बराबर 10, तो c बराबर आ गया 10/3। c बराबर अगर 10/3 आ गया तो आपको निकालना है पीबी प्लस ए आर। तो पीबी कहाँ है? पीबी यानी कि बी प्लस ए आर यानी कि ए, तो बी प्लस ए निकालना है। अभी तो सी की वैल्यू आई है, तो सी की वैल्यू आई है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 और 10 22/3 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/3। दोनों को जोड़ोगे तो 38/3 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ी सी अलजेब्रा वाली कैलकुलेशन क्वेश्चन के साथ में। ठीक है डियर, मजा आया क्वेश्चन करने में? तो मैंने बस वही किया जो करना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करनी है, आंसर आ गया 5 सेकंड के अंदर अंदर। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इजी है। आइए इसको करिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करके दिखाता है। चलिए, और जो ये सेशन ज्योमेट्री के ले रहा है वह एग्जाम में सबसे कंफर्ट जोन में रहेगा। अभी मैं लिख के दे रहा हूं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस का हो। क्योंकि क्या होता है, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होता है कभी कभार ये क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं, और उसमें आप ऐसे ही प्रश्न आएंगे और बोल दिया लो। ठीक है डियर, तो आप निश्चिंत होकर मस्त हो। आपने जो ये समय दिया है, ये समय आपकी जिंदगी बना सकता है, क्योंकि अगर आपके पेपर में 2-4 नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। यही होता है, ये कॉन्फिडेंस आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक विद्यार्थी को लगता है कि इससे क्वेश्चन आएंगे क्या? 100% आएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। और उसका नाम कर दिया मैंने क्या? PQRS। PQ बराबर दे रखा है, QR बराबर दे रखा है, SR बराबर दे रखा है, और यहां बोला जा रहा है कि PS की लंबाई बताइए। ये अमेजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आया हुआ है,
डायरेक्टली, हालांकि मैं अभी आपको बता दूंगा 2 मिनट में तरीका इसका, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूं कि पी आर जो है ना, पी आर क्यू एस को द्विभाजित करता है। समझना, कहने का मतलब समझना, दोनों में फर्क है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को नहीं काटते हैं, लेकिन जो पी आर है ना वह क्यू एस को काटता है। जो पी आर है वह क्यू एस को द्विभाजित करता है। यानी कि यहां अगर इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट भी है जिसको हम ओ मान लेते हैं, तो ये सिर्फ कहना सही रहेगा कि ओ एस बराबर आपका क्या है, ओ क्यू है। केवल यही कहना सही रहेगा, केवल यही कहना उचित है। समझ में आई बात? चीजें क्लियर हो रही हैं? वेल डन। तो सर ऐसी बात है तो ठीक है, ऐसी बात है तो ऐसी बात ठीक, ओके डन। यहां हमें ये 14.4 दे रखा है, यहां हमें दे रखा है ये 12.8, यहां हमें दे रखा है ये 9.6, यहां हमें ये निकालना है। तो डायरेक्ट तरीका आपके सामने क्या उपस्थित होने वाला है कि जो लाइन इस डायगोनल को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसे कि पी आर, तो पी आर के दोनों तरफ जो भुजाएं हैं उन दोनों का गुणनफल ले लो, यानी कि पी क्यू इंटू क्यू आर बराबर पी एस इंटू एस आर। बस यही होता है। प्लीज ध्यान रखें, जो डायगोनल जो 2 बराबर भागों में बांट रहा है उसके एक तरफ वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल और उसके दूसरी तरफ वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि पी एस इंटू एस आर। सॉल्व करते हैं तो 14.4 इंटू 12.8 अपॉन क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, एस आर का डिवाइड करेंगे 9.6 का, पी एस की वैल्यू निकालो, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा। पी एस 12 से काटा, 12 8 96, 12 12 144, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटा कितनी बार, 2 6.4, यानी कि 6.4 इंटू 3 करूंगा तो 19.2 आ जाएगा। तो नोट डाउन करो डियर, ये चीज समझ में आ गई कि आपको? पहले तो ये बताओ कि जो भुजा जिस डायगोनल को 2 बराबर भागों में बांटती है उस भुजा नहीं, भुजा, हाँ, उस साइड के एक तरफ वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल और दूसरी तरफ वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल बराबर कर दीजिए, तो 19.2। अब आपके सामने ये डाउट आता होगा, सर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजन भी तो होगा, है ना? आइए सिखा देता हूं, क्योंकि सिखाना ही तो मेरा काम है। आओ, इसलिए मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाई थी, वह केवल और केवल मेले के लिए थोड़ी पढ़ाई थी। आइए प्लीज अब थोड़ा सा उस टीवी में ध्यान दीजिएगा, उस टीवी में मैं अगर आपसे एक बात कहूंगा आपको समझ में आ जाएगी कि पीएस द्वारा ये वाला कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला कोण भी थीटा होगा, यस या नो? कारण बताओ, रीजन बताइए। सर रीजन तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें क्या ऐसे कर रहे हो सर ये वो? अरे रीजन तो साफ साफ है ना कि इस चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण बराबर होगा, तो सिमिलरली ये अगर अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा? हाँ या ना बोल दीजिए प्लीज, अरे बोल दीजिए, ठीक है। और क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? होगा। तो कौन कौन से 2 त्रिभुज सर्वांग समरूप हैं? तो ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू पी अल्फा, है ना? तो यहां लो एस ओ आर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो यार, डिस्कस करो फटाफट से, कोई दिक्कत हो तो बोलो। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी संगत भुजाओं को बराबर करना कोई कठिन काम है क्या? बोले नहीं, पीओ अपॉन एसओ बराबर ओ क्यू अपॉन ओ आर बराबर पी क्यू अपॉन एस आर। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि भाई देखो ऐसी बात है कि जो ये हमारा OQ है वो OS के बराबर है, OQ जो है वो OS के बराबर है, होगा। लेकिन जो SR और PQ है, अगर आप इसको X मान लेते हो, मान लो ना, क्या दिक्कत है? अगर आप उसको X मान लेते हो, कोई परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर अगर आपके सामने इस OQ को आपने X मान लिया, OR
बराबर पी क्यू की वैल्यू पता है क्या, ये रही 14.4, और एस आर की वैल्यू पता है क्या 9.6। यहां तक कोई दिक्कत? और ओ आर की वैल्यू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां मैंने x अपॉन ओ आर लिख दिया 14.4 इंटू 9.6। अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है तो बताओ। नहीं है, है ना? या फिर इसको इसको ले लो या फिर इसको मत लो, या तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके सामने ये समझ में आना चाहिए आपको। इसको अगर x मान रहे हो तो ये भी x है आपका, ठीक है? यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो। नहीं है। अब ये ट्राइंगल आपने ले लिए दोनों, तो क्या अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में नहीं होंगे क्या सिमिलर? होंगे नहीं होंगे? अरे होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लगाऊं? अगर मान लीजिए ये, अगर आपके सामने ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला अल्फा है, और अगर आपने ये देखा है, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में देखना है तो ये वाले चाप लेने पड़ेंगे। ये अगर आपका बीटा है तो ये बीटा होगा, और ये अगर आपका गामा है तो ये गामा होगा। अब फिर से लगा दो सिमिलरिटी, अल्फा के सामने बीटा के सामने क्या है ओ पी, इस बीटा के सामने ओपी है, और इस बीटा के सामने ओ क्यू है, बराबर इस गामा के सामने कितना है ओ एस, और इस गामा के सामने ओ आर है, और ये बराबर किसके है, ये 9.6 और सॉरी ये अपना आर 12/8, 12.8 ना, इसका ले रहा हूं ना पहले मैं, ठीक है? तो ये किसके बराबर है, क्वेश्चन मार्क यानी कि पी एस अपॉन 12.8। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहां से जो ओ एस और ओ आर है जो कि बराबर हैं, उसके इसको बराबर कर दो बस, तो ये कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये पहले भी किया हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ना, सेम कंडीशन बन रही है, क्योंकि जो 14.4/9.6 है वो यहां पर पी एस अपॉन 12.8 जो है ना, उसका इनवर्सली हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली आप बराबर करेंगे तो आपके सामने ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आपका पी एस निकल कर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, इसलिए ये प्रूफ है, और डायरेक्टली अगर कर सकते हो तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिए। अच्छा है, आइए निपटाइए। एक केंद्र ओ वाले वृत्त में एसी और बीडी दो जीवाएं हैं, एसी और बीडी प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ई पर मिलते हैं, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना है, ठीक है ना? हाँ, ओ केंद्र वाले वृत्त में एसी और बीडी दो जीवाएं हैं, एसी और बीडी दो जीवाएं हैं जो आगे मिलती हैं जाकर, है ना? तो उसी तरह से बनानी भी तो पड़ेंगी, आगे जाकर मिल रही हैं, इनका नामकरण कर दो। ये एसी है, ये बीडी है, और ये आके आगे जाकर मिल रही है ई पर, ई पर वो मिलते हैं। ए भी आपका व्यास है, ओहो, ए भी व्यास है, लो। जीवा भी नहीं रही और व्यास भी नहीं रहा। अरे यार, रेड हो गई यार, छोड़ो, चलो आप भी चलो, सब चलो अभी तो।
ये तो हाथ से मिट जाएगा। ये एक सर्किल बनाया, ध्यान दें। अब मुझे थोड़ा सा व्यास की तरह से लेके चलना है, यानी कि मिड में लेके चलना है ए बी को। अब इसका नामकरण कर देता हूं। हाँ ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए बी और ए सी और बी डी, ये बी है और ये डी है। ई पर एक दूसरे से मिलते हैं, ये दोनों जीवाएं थी, ई पर मिल रही थी। और ए बी आपका व्यास है, ए बी आपका डायामीटर है। यह एक डायामीटर मान लिया, डायामीटर है तो केंद्र से गुजरेगा, ठीक है। ओके, सो आपसे बोला गया ए ई बी, ये आपको 68 दे रखा है, 68 डिग्री। तो DOC बताओ कितना होगा। DOC बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, आप बस मेरा सहयोग करिए, क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में ला देंगे अपन। मैं कह सकता हूं कि यार ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये OA बराबर OC होगा, यानी कि ये दोनों अगर बराबर हो गए तो इसके सामने अगर थीटा है तो इसके सामने भी थीटा होगा। इसी प्रकार OD बराबर आपका OB होगा, इसके सामने अगर मान लीजिए अल्फा है तो इसके सामने अगर अल्फा है तो इसके सामने भी अल्फा होगा। बोलिए हाँ या ना। बोले बात तो गुरुजी उचित लग रही है। अब मैं आपके सामने ये कह दूं तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। ABE ये पूरा ट्राइंगल में देख लेता हूं, तो पूरा ट्राइंगल में थीटा प्लस अल्फा प्लस 68 डिग्री बराबर कितना है, 180। क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल अगर आप ले रहे हो तो तीनों कोणों को 180 होगा, तो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 68, 112। आपको निकालना है DOC, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। निकालेंगे जैसे तैसे आएगा। अब मेरे को एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है डियर, OCED दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। अगर ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो यहां पर ये बताइए मेरे को आप सभी विद्यार्थी, ये वाला एंगल क्या होने वाला है, OCE। सर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। हम तो यही करते हैं, है कि नहीं, बात तो ठीक है। अब लगा दो चारों कोणों को योग 360 के बराबर है। इसको मान लो आप x प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 68 डिग्री बराबर 360, है कि नहीं। ये चतुर्भुज है ना, देखो ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर कर दिया। यहां से देखो 180 से 180 गया, 360 चला गया। यहां पर देखो वही आ गया, x बराबर 68 डिग्री तो है, और अल्फा प्लस थीटा इधर चला जाएगा जिसकी वैल्यू 112 है। 112 में से 68 घटा दो तो कितना निकल कर आ गया आंसर, 44 डिग्री। कैसा लगा क्वेश्चन, और क्या सभी का राइट आंसर यही आया क्या। तरीके तरीके की बात है डियर, इजीली आप कर भी सकते हो, मैंने समझा भी दिया है आपको, ठीक है डियर। अब कल से क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होगा। मोहम्मद कमरान शेख, वेयर आर यू फ्रॉम मोहम्मद कमरान शेख। चलिए नेक्स्ट, आइए करके बताइए। चलिए, अरे कहीं से भी हो तुम यार, हर चीज पे मेरी क्लास में तो मत किया करो, है ना, ये सब चीजें मेरी क्लास में मत किया करो, है ना।
मेरे लिए सब इक्वल है, मैं पहले ही बता रहा हूं। पी क्यू आर एस बिंदुओं पर ए बी, बी सी, सी डी, ए डी को क्रमशः स्पर्श करते हुए चतुर्भुज ए बी सी डी के भीतर एक वृत्त बनाया जाता है और एंगल बी आपका 90 डिग्री है, ए डी बराबर 24 है, ए बी बराबर 27 है, डी आर बराबर 6 है और वृत्त की परिधि क्या है। ठीक है, चलिए ओके, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इलाहाबाद से हैं, कोई दिक्कत नहीं है डियर, कल क्वाड्रिलेटरल शुरू हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। ओके, तो देखिए इसका आपके सामने पी क्यू आर एस आपको बिंदुओं ए बी, बी सी, सी डी, ए डी को स्पर्श करता हुआ एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी के भीतर एक वृत्त बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ना, कि आपके चतुर्भुज के अंदर एक आपका वृत्त बनाया हुआ है। तो ये लीजिए, इस तरह से बोला जा रहा है डियर, बोला जा रहा है ना। हाँ, अगर मैं इसको बोल देता हूं ये ए बी सी डी ये सब है, तो देखिए जरा, बी आपका 90 डिग्री है, ये बी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। एडी आपका कितना है 24, एडी आपका कितना है 24 है। ओके, ये सब टच हो रहे हैं ना आपस में, याद रखना ये सब स्पर्श हैं। हाँ ओके, ये आपका 24 है और ए बी आपका कितना है 27 है और डी आर वेयर इज डी आर, ए बी आपका 27 है, डी सी आई थिंक होगा, है ना। वृत्त की परिधि क्या है ये पूछा गया है, एस और ये आर, कोई दिक्कत। डी आर आपको दे रखा है 6, डी आर आपको दे रखा है 6, तो आपको वृत्त की परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि क्या होगी, अमेजिंग क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर ये 6 हो गया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन भी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। ये अगर 18 है तो क्या ये वाला भी 18 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये भी 9 हो जाएगा। क्या बात है ना। और आपको कुछ और दे रखा है क्या, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, देने दीजिए। यहां तक कोई समस्या है किसी को, बोले नहीं है सर। अच्छा ये 90 डिग्री है डियर, तो क्या मैं यहां पर एक वो बना सकता हूं, क्वाड्रिलेटरल वर्ग बना सकता हूं। अगर मैं इसको मिला दूं तो ये एक वर्ग है, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, यह एक वर्ग है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये 9 है, तो ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा। बोलिए, तो आपकी रेडियस कितनी निकल कर आ गई, 9 निकल कर आ गई। अगर रेडियस 9 निकल कर आ गई तो सरकमफेरेंस कितना आ गया, 2 पाई आर, यानी कि 18 पाई। मजा आई या नहीं आई, बताई। अच्छा लगा, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, और मुझे तो इंटरेस्टिंग लगते हैं ऐसे प्रश्न, क्योंकि पेपर में आएंगे तो आप करके आएंगे और नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को और करो फटाफट, चलो इस क्वेश्चन को और करो, क्या होगा इसका जवाब, दीजिए आप। एक बच्चा कह रहा है मनीष सर, सर जी आजकल अटेंडेंस इतना कम क्यों हो गया है, पढ़ने वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, केंद्र वाले वृत्त में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका व्यास AC है। AB और DC को E तक बढ़ाया गया है। CAE, आजकल क्या हो रहा है, सारे बच्चे वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, कुछ किसी की वैक्सीन तो सफल हो जाए, तो बस कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं वो आजकल, कि बस कोरोना कैसे होता है, कैसे बढ़ रहा है, इसके लिए क्या वो सॉल्यूशन कर सकते हैं, उन पर ध्यान है उनका थोड़ा सा। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं, लगातार मीटिंग चल रही है, विदेशी संपर्क चल रहे हैं लगातार, है ना, इधर उधर से, तो फिर चलता रहता है ये सब, तो बिजी हैं, आ जाएंगे जब एग्जाम की डेट आएगी तब लगेगा कि भाई ठीक है।
देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो वो आ जाएंगे। देखिए, तो केंद्र वाले वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आइए, AC आपका व्यास है, और वो आते ही बोलेंगे कि सर ज्योमेट्री पढ़ाओ ना, देख लेना आप। AC आपका एक व्यास है, त्रिज्या AB और DC को E तक बढ़ाया जाता है, यानी कि आपके सामने जो है त्रिज्या नहीं है, ये शायद आपके सामने कॉर्ड्स हैं, इसको सही कर लो। ये पहले भी तो नहीं किया होगा ना कहीं। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉर्ड AB और DC E पर मिलते हैं, यानी कि ये एक आपका AB कॉर्ड हो गया और एक आपका DC कॉर्ड हो गया। और कृपया करके आप लोग जो पढ़ रहे हो, मैं उनसे कहूंगा कि रात को 8 बजे वाली क्लास भी लिया करो सब लोग ना, उसमें भी इंटरेस्टिंग चीजें होने जा रही हैं। अब ये E पर मिलते हैं, ये D है। AB और DC किस पर मिलते हैं? E पर मिलते हैं। अब जो एंगल E आपको दे रखा है वह 30 डिग्री दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ हालांकि खास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बनाया हुआ है। CAE ये आपको दे रखा है 34, ये आपको 34 गिवन है, ठीक है। और CBD आपको निकालना है, यानी कि CB कहाँ है भाई, ये रहा है ना, AB और DC है ना, CBD, हाँ CBD ये निकालना है, CBD आपको ये वाला एंगल निकालना है। निकालते हैं। ई तक बढ़ाया जाता है, ठीक है भैया, यहां तक तो कोई समस्या नहीं आई। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक बनाओ, फिर इसको पूरा पैक कर दो। कर दिया। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। आइए, सब कुछ दे रखा है, बढ़िया था सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात थी नहीं। हम हमेशा से आपसे कहते हुए आए हैं कि अगर ये आपका व्यास है तो ये आपका 90 डिग्री होगा, लेकिन उससे भी हमें क्या लेना देना, ये भी आपका 90 होगा, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, है ना, कि ये 30 है और ये 34 है, ये आपके सामने 30 है और ये 34 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि ये त्रिभुज के दो कोण हैं और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। क्या बोलिए, हाँ या ना बोल दीजिए प्लीज। अगर ये 64 हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला 90 हो जाएगा? क्या हो ही जाएगा, उसमें कौन सा शक है, बोलो। तो अगर मैं आपसे बोलूं DAC, अब ये 64 कैसे हुआ पता है ना, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है। देखो ये बाह्य कोण आ रहा है, अब बोला जा रहा है आपसे DAC, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोलो। बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 है, ये 64 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 154। 154 में क्या जोड़े? बोले गुरुजी 26। तो अगर भाई साहब ये 26 है, ये वाला 26 है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि इस DC चाप द्वारा ये 26 है तो ये भी 26 होगा? आंसर आ गया क्या? ये हुई ना बात। तो 26 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आया भाई? देखो ये 90 था, ये 64 था, तो ये 26 आया। अब इस DC चाप द्वारा ये 26 है तो इस DC चाप द्वारा ये भी 26 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। अब 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, इनको निपटा देंगे कल आते ही।